नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा लाइनमैन का पेपर होने वाला है, सेल बर्नरपुर इस्कॉन टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है और पीएसपीसीएल के लाइनमैन और असिस्टेंट सब स्टेशन का पेपर होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप इनमें से किसी एक की तैयारी जरूर कर रहे होंगे और फॉर्म अप्लाई किया होगा। बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना। आपके लिए हम टॉप मोस्ट इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में डीसी मशीन के क्वेश्चन है, यानी डीसी जनरेटर और डीसी मोटर से संभावित क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको हो सकता है देखने को मिल जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चुनाव किया है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपका स्कोर कितना हुआ, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। यदि हमसे सहमत हो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारा एंड्रॉयड ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गतिज प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ गतिज प्रेरित ईएमएफ कहलाता है और मोटर में जो बल उत्पन्न होता है उसको लोरेंटेज बल कहा जाता है। मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। लोरेंटेज बल मोटर में और गतिज विद्युत वाहक बल ये जनरेटर में होता है। जनरेटर के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है BLV साइन थीटा और मोटर वाले के लिए फॉर्मूला होता है BLI साइन थीटा। माय डियर, आप दोनों को याद रखें, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर सी आएगा BLV साइन थीटा और BLI साइन थीटा आएगा मोटर के लिए। अगर पूछे तो मोटर के उत्पन्न बल को लोरेंटेज बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को हम सोलर सेल कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को हम रासायनिक सेल कहते हैं और गतिज ऊर्जा जो होती है उसको हम डायरेक्ट तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन जैसे जल की गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं फिर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाता है। दोस्तों, चारों ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए हैं, डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे। ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन में कहीं भी आपको स्पष्ट नहीं दिया है कि किसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। कोरक स्क्रू नियम का उपयोग करते हैं धारावाही सीधे चालक का जब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो। जब किसी इलेक्ट्रिकल सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो राइट हैंड पाम रूल का उपयोग करते हैं। इसको हम हेलिक्स का नियम भी जानते हैं। और जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, ये हम चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट फिंगर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। इसी तरह से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में भी फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही दर्शाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चंस की बात आए ना तो फिर हमें डी ऑप्शन के साथ जाना है और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि चालक ईएमएफ उत्पन्न करेगा, प्रेरित ईएमएफ के कारण एक धारा चलेगी और उस धारा के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसकी दिशा कैसे होगी वो भी हमें पता करना होता है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है और धारा की दिशा जो है वो हम प्रेरित ईएमएफ से ज्ञात कर सकते हैं। सो दैट डी ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना होगा। अगला सवाल है, 4 पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग है, समांतर रास्ते कितने होंगे। दोस्तों, जब लेप वाइंडिंग हो तो समांतर रास्तों के लिए पोल इंटू प्लेक्स किया जाता है। वहीं अगर वेव वाइंडिंग हो तो फिर 2 इंटू प्लेक्स करते हैं, यानी जितना प्लेक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेव वाउंड के लिए। अभी यहाँ पर लेप वाउंड है तो हमें क्या करना है, 4 पोल है और ड्यूप्लेक्स लेप है, सी ऑप्शन हो जाएगा 8
रास्ते हो जाएंगे। अगर सेम क्वेश्चन है लेकिन लेप की जगह अगर वेव बाउंड लिखा हुआ होता तो फिर 2 × 2 करते, उत्तर आता 4। इसी तरह से अगर ट्रिप्लेक्स लेप होता तो 4 × 3 करते और उत्तर आता 12। लेप और वेव दोनों का मैंने थ्योरी की क्लास कंप्लीट आपको दी हुई है, थोड़ा सा वक्त निकाल करके ज़रूर थ्योरी की क्लास आप वाइंडिंग वाले को देखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल है और सवाल है कि 4 पोल डायनेमो है यानी जनरेटर, इंड्यूस ईएमएफ की गणना करो। 1000 आरपीएम पर चलता है, लेप बाउंड है, कुल चालक 600 है और फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी क्या, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला क्या है, फाई ZNP/60A। देखो लेप बाउंड है तो पोल और समांतर रास्ते तो लिखा करो ही मत, क्योंकि बराबर होते हैं। फाई ZN और 60A इन तीनों का रख दो, उत्तर आ जाएगा। देखो कौन सा मान कितना है। फाई दिया हुआ है 0.064, Z का मतलब होता है कुल चालकों की संख्या 600, N का मतलब होता है आरपीएम, वो दिया हुआ है 1000। समांतर रास्ते लिखने नहीं हैं, 60 का भाग 600 में दे दो, ये आएगा 10। 10,000 से 0.64 को मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका उत्तर आएगा 640 वोल्ट। डी उत्तर आएगा। कैलकुलेशन करके आप भी अपने उत्तर का मिलान ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका भी उत्तर यही आया क्या। और प्लीज़ पसंद आ जाए वीडियो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल ग्रो करवाना आपके हाथ में है। हम 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 1 लाख करवा दो यार। अगला सवाल, आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ। देखो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध होता है 1 ओम या इससे भी कम। 1 ओम या इससे भी कम प्रतिरोध जो होता है वो निम्न प्रतिरोध यानी लो रेजिस्टेंस की श्रेणी में आता है। और निम्न प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज मोस्ट सूटेबल माना गया है, सबसे उपयुक्त माना गया है। मेगर जो है ये वेरी हाई रेजिस्टेंस नापने के काम आता है, और वेरी हाई को बोलते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। दोनों का याद रखना यार, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाला तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेगर वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, शॉर्ट और ओपन सर्किट की हमें आर्मेचर वाइंडिंग में टेस्टिंग करनी है, किस उपकरण का उपयोग करोगे। देखो आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट, ओपन और ग्राउंड तीनों का पता लग जाता है, और इसके लिए ग्राउलर का उपयोग करते हैं। अब देखो ग्राउलर है 2, तो ध्यान से समझना। आंतरिक ग्राउलर जो होता है ये इंडक्शन मोटरों के लिए यानी प्रेरण मोटर के लिए उपयोग करते हैं, जबकि बाहरी ग्राउलर जो होता है ये डीसी आर्मेचर के लिए। तो आपको सी ऑप्शन के साथ जाना है, बाहरी ग्राउलर जो है वो आर्मेचर के लिए काम में लेंगे। अगला सवाल आ गया मोटर पर कि डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर घूमने की दिशा क्यों बदली जाती है। सबसे पहले तो देखो डीसी मोटर की घूमने की दिशा बदलने के 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है फील्ड करंट की दिशा बदल दें, यानी फील्ड वाइंडिंग के सिरे बदल दो। दूसरा होता है आर्मेचर के सिरे बदल दो, या फिर आर्मेचर धारा की दिशा बदल दो। यानी दोनों में से कोई एक काम करना होता है, लेकिन एक कंपाउंड मोटर के मामले में फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलने वाली विधि को प्राथमिकता नहीं देते हैं। बचा जाता है कि इस विधि का उपयोग ना करें, अधिकतम आर्मेचर के सिरे बदलने वाली विधि का ही उपयोग करते हैं। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये है कि अगर आप फील्ड के टर्मिनल बदलते हो ना, तो आपको सीरीज और शंट दोनों के बदलने पड़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड मोटर है ना, 2 फील्ड है। यदि गलती से आपने सीरीज या शंट किसी एक के ही टर्मिनल बदले तो मोटर की विशेषता बदल जाएगी। जो आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड था वो डिफरेंशियल कंपाउंड बन जाएगा, और डिफरेंशियल कंपाउंड जो है वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड बन जाएगा। इसलिए यहाँ अपना जो ऑप्शन रहेगा वो बी आएगा, मेंटेन मोटर करेक्टरिस्टिक्स।
मोटर की विशेषताओं को बनाए रखना, यानी क्यूमुलेटिव है तो क्यूमुलेटिव रहेगी और डायरेक्शन भी बदल जाएगी, या फिर डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल ही रहेगी और डायरेक्शन भी बदल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोटर की गति नियंत्रण की इस विधि का नाम क्या है। पहले तो देखो ये मोटर कौन सी है, A1 A2 और D1 D2 है ना। और वैसे भी देखो आर्मेचर के सीरीज में फील्ड जुड़ा हुआ है, तो ये है सीरीज मोटर पहली बात। तो अब सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की 5 विधियाँ होती हैं। तो अगर आप चाहो तो ऑप्शंस देख लो, जैसे फील्ड डाइवर्टर, तो फील्ड को डाइवर्ट करने के लिए रियोस्टेट फील्ड के समांतर में होना चाहिए था। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ तो आर्मेचर के समांतर में लगा हुआ है, इसका मतलब ये आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। डी उत्तर आएगा, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। अगर फील्ड के समांतर में होता तो फील्ड डाइवर्टर होता, और वाइंडिंग में से टेपिंग निकली होती तो फील्ड टेपिंग विधि। वोल्टेज कंट्रोल के लिए यहाँ स्टार्टिंग में रियोस्टेट सीरीज में लगा हुआ होना चाहिए था। वैसे तो इन चारों पांचों विधियों पर मैंने डिटेल से थ्योरी की क्लास दी हुई है, अगर समय आपके पास है तो ज़रूर उस प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें उसको। अगला सवाल, डीसी मोटर में करंट की दिशा को किस नियम से निर्धारित करेंगे। देखो भाई, करंट की दिशा ज्ञात करनी है ना, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ की दिशा नहीं पूछ रहा, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल ही आएगा, टॉर्क की दिशा के लिए भी लेफ्ट हैंड रूल ही है, करंट की दिशा, क्योंकि करंट भाई देखो हम सब जानते हैं लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा क्या दर्शाता है, मोटर के घूमने की दिशा, मोटर की गति की दिशा को दर्शाता है। और जो हमारा फर्स्ट फिंगर होता है, पहली उंगली, वो दर्शाती है फील्ड करंट की दिशा को, और जो हमारा सेकंड फिंगर होता है वो दर्शाता है आर्मेचर धारा की दिशा को। तो करंट की दिशा के लिए आपको सी उत्तर ही करना है, लेफ्ट हैंड रूल ही आएगा। अगला सवाल है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से सीरीज में जुड़े प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य होता है। देखो हम सब जानते हैं कि जो होल्डिंग कॉइल होती है ना, होल्डिंग कॉइल एनवीसी को ही बोलते हैं, 9 वोल्ट कॉइल है। इसका काम होता है हैंडल को होल्ड पोजीशन में रखना, ऑन पोजीशन में होल्ड करके रखना, इसलिए इसे होल्डिंग कॉइल कहा गया। तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर में तो फील्ड के सीरीज में थी, लेकिन 4 पॉइंट में एक अलग से रजिस्टर लगाकर इसके सीरीज में लगा देते हैं। वो रजिस्टर इसलिए लगाया है कि इस होल्डिंग कॉइल में करंट को लिमिट करना इसका उद्देश्य होता है। इसका टारगेट होता है कि एनवीसी की तरफ ज़्यादा धारा न चली जाए, नहीं तो एनवीसी ओवर करंट के कारण जल जाएगा, और अगर एनवीसी ओवर करंट से जल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना, ए ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। अगला सवाल है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी कैसे जुड़ी होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी पेपर में आ सकता है, पूरे चांसेज है इसके भी। शंट फील्ड के साथ सीरीज में लगती है, ध्यान रखना। हाँ, अगर शंट फील्ड के सीरीज में क्यों लगाया गया, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ना, तब इसके लिए और भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि अगर शंट फील्ड ओपन हो गया ना तो फ्लक्स जीरो हो गया। डीसी मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, फ्लक्स जीरो होते ही गति अनंत हो जाएगी। इसका मतलब अगर चलते हुए अवस्था में शंट मोटर की फील्ड ओपन हो गई तो स्पीड अनंत होगी, आर्मेचर पर अपकेंद्रीय बल लगेगा और आर्मेचर बाहर आ जाएगा, सब कुछ तोड़ देगा वो। इसलिए जैसे ही फील्ड ओपन हो जाए तो इसके सीरीज में लगी एनवीसी भी ओपन हो गई। एनवीसी का मैग्नेट फेल हुआ तो हैंडल ऑफ पोजीशन में आया और मोटर हमारी बंद हो गई। मोटर बंद हो गई तो ओवर स्पीड के साथ, तेज़ स्पीड के साथ नहीं चलेगी। तो डी उत्तर के साथ जाना है, और शंट फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये उत्तर करेंगे। अगला सवाल, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे गति प्राप्त करनी है, कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। शंट मोटर में गति नियंत्रण के लिए 2 विधियाँ काम में लेते हैं, एक का नाम है फील्ड कंट्रोल, दूसरे का नाम है आर्मेचर कंट्रोल। इसमें हम फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं, इसमें हम बैक ईएमएफ को कंट्रोल करते हैं। बैक ईएमएफ कम होता है तो गति कम हो जाती है, फ्लक्स कम होता है तो गति बढ़ जाती है। यानी जब सामान्य से कम गति प्राप्त करनी हो तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड का उपयोग करेंगे, जब सामान्य से अधिक गति प्राप्त करनी हो तो फील्ड कंट्रोल मेथड का उपयोग करेंगे।
शंट मोटर में दो ही विधियाँ होती है, दोनों को याद रखें, दोनों इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, किसी का भी आ सकता है दोनों में से। अगला सवाल, डीसी सीरीज मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है, यानी जब ट्रेन की बात आ जाती है हम कौन से मेथड को वहाँ पर यूज करेंगे। फील्ड को बाईपास कर दिया जाता है ट्रेन में जब भी बात आती है स्पीड कंट्रोल करने के लिए, फील्ड डाइवर्टर मेथड का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन करना है आपको, फील्ड डाइवर्टर विधि ट्रेन में काम में ली जाती है। क्लास एफ है, उसका इंसुलेशन तापमान कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस टेबल में से एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो कैटेगरी स्टार्ट होती है वो वाई से स्टार्ट होती है, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी, है ना। 90, 105, 120, 130, 155, 180 और 200 से 250, ये इनके टेम्परेचर की रेंज होती है। याद रखना क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, एफ श्रेणी का 155 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगला सवाल है, डीसी स्टार्टर के लिए किस प्रकार के जो सामग्री है उसका उपयोग करेंगे। स्टार्टर का रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोधक बनाने के लिए यूरेका तार का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन आपको इसमें सही करना है, यूरेका का स्टार्टर प्रतिरोध बना होता है। अगला सवाल है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करते समय सीरीज फील्ड को लघुपथित क्यों रखा जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना इसको। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि कुल फ्लक्स जो होता है वो दोनों फ्लक्स के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। परिणामी फ्लक्स पर घूमने की दिशा निर्भर करेगी, इसलिए सीरीज फील्ड को स्टार्टिंग में शॉर्ट रख के मोटर को शंट फील्ड मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं। जब मोटर एक नियत गति से रोटेट करने लग जाती है तो फिर सीरीज फील्ड को सर्किट में लाते हैं। डी उत्तर होगा, उचित दिशा बनाए रखना, मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ताकि घूमने की दिशा उसकी उचित बनी रहे। अगला सवाल, डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण का ये कौन सा प्रकार दिखाया है। देखो, देखते ही पता लग रहा होगा, वाइंडिंग के दो भाग कर दिए। इस मेथड को बोलते हैं सीरीज पैरेलल विधि। दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सामान्य से कम और अधिक दोनों गति प्राप्त हो जाती है। जब दोनों भाग सीरीज में हो तो कम गति, और जब दोनों भाग समांतर में हो तो अधिक गति। अभी पैरेलल विधि है और अधिक गति प्राप्त करने के लिए ए ऑप्शन आएगा, फील्ड पैरेलल मेथड। सीरीज मोटर के लिए टोटल 5 विधियाँ होती है, आप पांचों विधियों को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, मोटर डीसी हो या एसी हो, स्टार्टर सबके लिए आवश्यक होते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है। इसका कारण होता है कि IS यानी स्टार्टिंग धारा सब में अधिक होती है। डीसी मोटरों में भी लगभग 2 गुना करंट होता है, इंडक्शन मोटरों में तो 5 से 7 गुना तक भी होता है। डीसी मोटरों में आई स्टार्टिंग करंट के 2 कारण हैं। एक तो स्टार्टिंग में बैक EMF 0, दूसरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो विरोध कौन करेगा, कोई नहीं। हाई करंट अगर चलेगा तो फिर आर्मेचर जल जाएगा, इसलिए हमें स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम स्टार्टर लगाते हैं। डी ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। अगला सवाल है कि कम्यूटेटर का क्या उद्देश्य है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में, तो जनरेटर में वो एसी को डीसी करता है ना, जो एसी उत्पन्न होता है उसको डीसी कर देता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कम्यूटेटर वाला क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, स्किप मत करना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और अगला सवाल है, आर्मेचर वाइंडिंग की टेस्टिंग के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो ग्राउलर आएगा। ये तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। और अगला जो सवाल है वो है, सीयरिंग मशीन में कौन सी मोटर उपयुक्त है। कतरनी बोलते हैं सीयरिंग को हिंदी में, इसके लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज की जाती है। सी ऑप्शन कर देना। और अगला जो सवाल है ये शंट जनरेटर के बारे में है, प्रेरित EMF ज्ञात करना है। देखो, जनरेटर में प्रेरित EMF ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप। टर्मिनल पर देखो 250 वोल्ट मिल रहे हैं, आर्मेचर पर वोल्टेज ड्रॉप के लिए आर्मेचर करंट नहीं दिया हुआ, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो दिया है,
आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है लोड करंट और शंट फील्ड करंट का योग। देखो लोड करंट स्पष्ट दिया हुआ है 10 एम्पियर, लेकिन शंट फील्ड नहीं दिया। शंट फील्ड धारा के लिए फॉर्मूला होता है V/RSH। ठीक है, देखो वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है 50 ओम। करंट आएगी 5 एम्पियर, 10 में 5 को जोड़ देंगे, उत्तर आएगा 15 एम्पियर। आर्मेचर करंट कितनी हो गई? 15 एम्पियर। 15 एम्पियर आर्मेचर की करंट है, 0.5 ओम उसका रेजिस्टेंस है। आर्मेचर में ड्रॉप कितना हो गया? 7.5 वोल्ट। 250 वोल्ट बाहर मिल रहा है, 7.5 वोल्ट अंदर ड्रॉप भी हुआ था। इसका मतलब प्रेरित ईएमएफ कितना है? 257.5 वोल्ट है। बी उत्तर के साथ हमें इसमें जाना है। अगला सवाल, ये तो सिंपल सही है। 100 किलोवाट और 220 वोल्ट लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य, विद्युत धारा का मान बताओ। लोड करंट पूछा है, I = P/V कर दो। ठीक है ना, पावर 100 किलोवाट है और 200 वोल्ट का आपको इसमें भाग देना है, तो उत्तर आएगा आपका 500 एम्पियर करंट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, ये डीसी मोटर वाला है, ये आ सकता है भाई। ठीक है, सवाल है 220 वोल्ट पर प्रचालित डीसी मोटर का बेक ईएमएफ 210 वोल्ट है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5, आर्मेचर धारा की गणना करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। टर्मिनल वोल्टेज माइनस बेक ईएमएफ बटे आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाएंगे, मान रखेंगे, उत्तर आ जाएगा 220 - 210 बटे 0.5, 10 बटे 0.5। हल करोगे, उत्तर आएगा 20 एम्पियर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। और उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन लगभग उसी तरह का है। शंट मोटर है, आर्मेचर करंट पूछा है भाई। तो देखो शंट मोटर में आर्मेचर करंट के लिए फॉर्मूला लोड करंट माइनस फील्ड करंट होता है। लोड करंट 16 एम्पियर है। फील्ड करंट के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको V/RSH वाला। ठीक है, देखो फिर कितना दिया हुआ है। वोल्टेज 220 वोल्ट, फील्ड का रेजिस्टेंस 110 ओम, करंट आया 2 एम्पियर। 16 में से 2 माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा 14 एम्पियर, है ना। सी उत्तर कर देना। चलो ठीक है, लगभग इतना ही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन हो गए हैं। और अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आप खुद ही कर सकते हो। 5 एम्पियर करंट है, उस समय टॉर्क है 100 न्यूटन मीटर का। करंट 10 एम्पियर कर देंगे, धारा दोगुनी कर दी ना, टॉर्क को 4 से गुणा कर दो, यानी 100 न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क आपका अब 400 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, बस दोस्तों कुल मिलाकर इतने से ही क्वेश्चन है। डीसी मोटर जनरेटर दोनों लगभग कंप्लीट हो गए हैं और इन्हीं में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए, आप सभी के हाथ में है। वीडियो दोस्तों तक जाएगा तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।